सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 अभी हाल ही में ये लाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जाते हैं और आप लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं। उससे पहले आप लोगों को मालूम चलता है कि आपका पेपर आउट हो चुका है, लीक हो चुका है, उसमें धांधलीबाजी फर्जीवाड़ा हो चुका है। तो इन सब को रोकने के लिए इस बिल को लाया गया है। जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं, और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी, वो कानून मिल जाएगा। तो इस विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं, उनमें क्या मुख्य बातें हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसे सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के नाम से बुलाया जाता है, नाम है इसका। यह एक केंद्रीय कानून है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। क्या है? केंद्रीय कानून है। इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। उपाधीक्षक या फिर सहायक पुलिस आयुक्त रैंक से नीचे का अधिकारी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार जांच को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित भी कर सकती है, इस बिल में कहा जा रहा है। और विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? तो आप देखेंगे कि हाल के वर्षों में देश भर में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले बहुत बढ़ गए और हर राज्य में आप लोग देख रहे होंगे। सार्वजनिक परीक्षा में कदाचार के कारण परीक्षाओं में देरी होती है और उनका रद्दीकरण होता है, और इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान में अनुचित तरीकों या फिर किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वाले तत्वों की पहचान की जाए। एक केंद्रीय कानून द्वारा उनसे प्रभावी ढंग से निपटा जाए। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है, जिससे जो ईमानदार उम्मीदवार हैं, एक तरह से आप कहिए जो तैयारी करने वाले हैं, उन पर भरोसा रहे कि वो ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई धांधलीबाजी नहीं होगी। युवाओं को आश्वस्त करना कि उनके ईमानदार प्रयासों का उचित प्रतिफल दिया जाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अनुचित तरीकों में लिप्त व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थाओं को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है। ये व्यक्ति, संगठित समूह या संस्थान मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। विधेयक में उम्मीदवारों के ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, छात्रों पर कार्रवाई करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसका जो विधेयक आया हुआ है, उम्मीदवारों का मामला संबंधित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासनिक प्रावधानों के तहत आएगा। यह विधेयक कानून बनने के बाद राज्यों के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में होगा, जिसे वे अपने विवेक से अपना सकते हैं अगर राज्य चाहें तो। एक केंद्रीय कानून है। यह विधेयक कानून बनने के बाद आप देखते हैं राज्यों पर रहेगा। यह राज्यों को आपराधिक तत्वों को उनकी राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में बाधा डालने से रोकने में भी सहायता करेगा। अनुचित साधन की बात करें तो विधेयक की धारा 3 में अनेक कार्यों को अनुचित साधनों के रूप में माना गया है। इनमें क्या क्या शामिल है? प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की अनधिकृत पहुंच या लीक, बिना अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पत्र या ओएमआर सीट तक पहुंचना या उसे कब्जे में लेना, ओएमआर सीट या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों को हल करना, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़, मौद्रिक लाभ के लिए नकली परीक्षा आयोजित करना, नकली प्रवेश पत्र जारी करना, धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए ऑफर लेटर जारी करना, समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करना, व्यवधान पैदा करने के लिए अनधिकृत लोगों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना। ये सभी आप देखते हैं कि क्या है, ये अनुचित साधन में जोड़े गए हैं। धारा 3 में कहा गया है ये सब। सार्वजनिक परीक्षाओं की बात करें तो विधेयक की धारा 2 के तहत सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को सार्वजनिक परीक्षा कहा गया है।
और विधेयक में 5 सार्वजनिक परीक्षाएं प्राधिकरण की सूची में दी गई हैं। इसमें आप देखिए संघ लोक सेवा हो गई, यूपीएससी हो गया आपका, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। उपयुक्त अतिरिक्त केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभाग में कर्मचारी की भर्ती के लिए उनसे जुड़े कार्यालय भी कानून के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर एक अधिसूचना के माध्यम से विधेयक में नए प्राधिकरण भी जोड़ सकती है। अब सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियां क्या है? तो सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण को कंप्यूटर साधन या कोई अन्य सहायता प्रदान करता है। विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में सेवा प्रदाताओं को पुलिस और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट न करना अपराध होगा। यदि सेवा प्रदाता स्वयं कोई अपराध करता है तो परीक्षा प्राधिकरण इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। विधेयक सेवा प्रदाताओं को परीक्षा प्राधिकरण की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र स्थापित करने से रोकता है। इसमें सजा का प्रावधान देख लीजिए। विधेयक की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य होंगे। बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है और जमानत पाना अधिकार का मामला नहीं होगा। एक मजिस्ट्रेट यदि निर्धारित करेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने योग्य है या नहीं है। और एक गैर समन योग्य अपराध हुआ है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता है, भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी की भी समझौता हो गया हो। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सजा 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और दोषी व्यक्ति जुर्माना देने में विफल रहता है तो धारा 10(1) के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। और धारा 10(2)(1) सेवा प्रदाता को दंड देने से संबंधित है। सेवा प्रदाता द्वारा किए गए अपराध पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे सेवा प्रदाताओं से जांच की अनुपातिक लागत भी वसूली जाएगी। उन्हें 4 साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से भी रोका जाएगा। और यह सत्यापित हो जाता है कि सेवा प्रदाताओं से जुड़े अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक या सेवा प्रदाताओं के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किए गए तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इन्हें 3 से लेकर आप देखें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। और संगठित अपराध के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या देखेंगे कि संगठित अपराध को सार्वजनिक परीक्षा में गलत लाभ के लिए साजिश में शामिल व्यक्तियों के समूह द्वारा गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया। धारा 11(1) के अनुसार संगठित अपराध के लिए सजा कम से कम 5 साल की कैद, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। यदि किसी संस्था को संगठित अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है उसकी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। परीक्षा की अनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी। अब कानून तो अच्छा है देखिए बनेगा तो, लेकिन आगे देखते हैं कि एक प्रभावी कितना होता है। कानून बन जाना सब कुछ नहीं होता है। कानून बनने से ज़्यादा जरूरी है कि वो जमीनी स्तर पर कितना लागू हो रहा है, उसका प्रभाव कितना देखा जा रहा है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना प्रभावी रहता है ये कानून। तो इतनी जानकारी मुझे लगता है इस कानून के बारे में, इस विधेयक के बारे में याद रखिएगा। कानून तो आगे बन जाएगा जब आप देखिए राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी ना लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद, तो वो अधिनियम बन जाता है। अभी आप लोग इसे विधेयक कहते हैं। ठीक है।